मूवमेंट इनटू एंड आउट ऑफ सेल्स बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। इस सेक्शन को 3 इजी टॉपिक्स में डिवाइड करूंगा कि सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डिफ्यूजन से। डिफ्यूजन में हम अंडरस्टैंड करेंगे कोर कंसेप्ट्स, फैक्टर्स और पास पेपर क्वेश्चन। और ऐसे पास पेपर क्वेश्चन जो ओ लेवल्स और आईजीसीएसई दोनों के स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, हम उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ताकि एग्जामिनर मजीद हमें कंफ्यूज ना करे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डिफ्यूजन के कोर कंसेप्ट से। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि आखिर डिफ्यूजन है क्या। मैं आपके साथ डिफ्यूजन की डेफिनेशन शेयर करता हूँ। डिफ्यूजन इज द नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल से मुराद है काफ़ी सारे पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स या आयन एक ऐसे रीजन में जहाँ पे उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, एक ऐसे रीजन में मूव करते हैं जहाँ पे उनकी कंसंट्रेशन कम है। एज अ रिजल्ट ऑफ द रैंडम मूवमेंट, उनकी उन पार्टिकल्स की रैंडम मूवमेंट की वजह से वो हायर कंसंट्रेशन से मूव करते हैं लोअर कंसंट्रेशन की साइड पे, और वो इवनली स्प्रेड आउट हो जाते हैं उस पूरे रीजन में। इसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। अब मैं आपके साथ मजीद कुछ पॉइंट्स शेयर करता हूँ जो आपके माइंड में जितनी भी कन्फ्यूजन है, मैं कोशिश करूँगा सब कन्फ्यूजन को दूर कर सकूँ विद द हेल्प ऑफ दिस पॉइंट। सबसे पहला जो कन्फ्यूजन आपके माइंड में होगी कि ये रैंडम मूवमेंट का क्या मामला है, तो उसके लिए हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि डिफ्यूजन अकर्स इन फ्लूइड्स। फ्लूइड का वर्ड जब भी बोला जाता है तो आपके जहन में मोस्ट ऑफ द टाइम आपके जहन में लिक्विड, बच्चों के जहन में आया था कि लिक्विड की बात हो रही है। फ्लूइड कहते हैं एनीथिंग दैट कैन फ्लो, और इसमें दो स्टेट्स ऑफ मैटर आती हैं, लिक्विड प्लस गैस एज वेल, क्योंकि गैस के पार्टिकल भी फ्रीली मूव कर सकते हैं, लिक्विड और गैस दोनों के। तो अब यहाँ पे जो रैंडम मूवमेंट का जो प्रीवियसली डेफिनेशन में जिक्र हुआ, वो हम ये बात करते हैं कि डिफ्यूजन अकर्स इन लिक्विड एंड गैस स्टेट, क्योंकि इन दोनों जो ये दो दो स्टेट्स ऑफ मैटर है, इनके पार्टिकल्स फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो इसलिए डिफ्यूजन टेक प्लेस करती है सिर्फ लिक्विड और गैस में, ना के सॉलिड में। अगर हम अपनी बॉडी में बात करें कि गैस की जैसे एग्जांपल ले लें, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से डिफ्यूज आउट होती है, ऑक्सीजन हमारी बॉडी में डिफ्यूज इन होती है, और डिजोल्व सोल्यूट्स, जो सोल्यूट जो वाटर में डिजोल्व हो, तो यूरिया हमारे पास एग्जांपल है कि वो एक वेस्ट प्रोडक्ट है और हमारी बॉडी में यूरिन की फॉर्म में वो डिफ्यूज आउट हो जाता है, और उसका कंप्लीट एक प्रोसेस है कि वो लीवर से डिफ्यूज आउट होता है, ब्लड में जाता है, फिर किडनी उसको फिल्टर करती है, एंड वो कंप्लीट एक अलग एक्सक्रीशन का पूरा प्रोसेस है। तो हमने इस चीज़ को पहले अंडरस्टैंड कर हमें ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि डिफ्यूजन अकर्स इन फ्लूइड्स, लिक्विड एंड गैस, इसलिए इन दोनों के पार्टिकल्स फ्रीली मूव कर सकते हैं, तो उनकी रैंडम मूवमेंट की वजह से मिक्सिंग टेक प्लेस करती है कि पार्टिकल्स आपस में बम्प करते हैं, कोलाइड करते हैं, और वो इवनली स्प्रेड आउट हो जाते हैं। अब सेकंड जो कन्फ्यूजन हमारे माइंड में होती है कि डिफ्यूजन के लिए एनर्जी क्या एक एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, जस्ट लाइक एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो अब इस कन्फ्यूजन को क्लियर करते हैं। सो द एनर्जी फॉर द डिफ्यूजन कम्स फ्रॉम द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रैंडम मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। जो पार्टिकल्स हैं, मैंने आपको बताया उनकी रैंडम मूवमेंट है, क्योंकि उनकी उनकी आप समझ लें कि उनकी नेचर ही ये है कि वो रैंडमली मूव करते रहते हैं, गैसेस पार्टिकल्स। वो है उनका एक ब्राउनियन मोशन होता है, वो जस्ट लाइक अ मोशन ऑफ एन हाउस फ्लाई, कि वो रैंडमली मूव करते रहते हैं एक जिगजैग पैटर्न में। इस सो द सेम विद द पार्टिकल्स ऑफ, यू कैन से, लिक्विड, दैट द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड वो इतना फ्रीली मूव नहीं करते, लेकिन दे कैन स्लाइड पास्ट ईच अदर। तो इनकी जो बेसिकली ये जो इनके पास ये जो एनर्जी है जिसकी वजह से ये रैंडमली मूव करते हैं, उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। और इनकी ये काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल्स पोजेस करते हैं, इसकी वजह से रैंडम मूवमेंट करते हैं, और उसी रैंडम मूवमेंट की वजह से हमारे पास डिफरेंट टेक प्लेस करती है। जैसे कि मैं आपको कहता था कि जो गैस के पार्टिकल है वो रैंडमली मूव करते हैं, दूसरे में बम्प करते हैं, और उसी बम्पिंग के नतीजे में वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में इवनली स्प्रेड आउट हो जाते हैं। अब हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि डिफ्यूजन जो है क्या वो ये प्रोसेस चलता ही रहता है कि पार्टिकल्स हायर से लोअर में आ जाते हैं, फिर वो वहाँ पे उनकी कंसंट्रेशन हायर हो जाती है, तो फिर वहाँ से क्या वो हायर से फिर दूसरी साइड पे आ जाते हैं, कैसे चलता रहता है। तो इस चीज़ को क्लियर करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि डिफ्यूजन तब तक आपके पास प्रोसेस टेक प्लेस करता है जबकि जो पार्टिकल्स हैं वो इवनली स्प्रेड आउट ना हो, अनटिल एन इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। इक्विलिब्रियम का मतलब है जस्ट लाइक नो चेंज, कि मतलब वहाँ पे सारी चीज़ यूनिफॉर्म हो। तो पार्टिकल जब इवनली स्प्रेड आउट हो जाते हैं, जस्ट लाइक अब यहाँ पे इन पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो यहाँ से जब यहाँ पे स्प्रेड आउट हो जाएंगे, तो अब ये इक्विलिब्रियम ऐसे ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ पे कोई चेंज ही नहीं है, मतलब नो चेंज इन, यू कैन से, कंसंट्रेशन, इक्वल कंसंट्रेशन है बोथ साइड पे। सो अब इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के बाद एक और कन्फ्यूजन बच्चों के माइंड में अक्सर
आ जाती है कि डिफ्यूजन के लिए हमें सेल मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड है या नहीं। सो सेल मेम्ब्रेन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर डिफ्यूजन। डिफ्यूजन लिविंग बॉडी के अंदर भी टेक प्लेस करती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ये इसके इस रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आया हुआ था कि लिविंग बॉडी के अंदर टेक प्लेस करती है या नहीं करती। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर भी टेक प्लेस करती है, और इट कैन टेक प्लेस आउटसाइड। आउटसाइड की हमारे पास डेली लाइफ काफ़ी सारे एग्जाम्पल है, जैसे आपने रूम में एयर फ्रेशनर किया कि फ्रॉम वन एंड ऑफ कॉर्नर ऑफ दैट रूम, तो वो इवनली स्प्रेड आउट हो जाएगी थ्रू आउट दैट रूम। ठीक है, जैसे घर में वालदा किचन में खाना बना रही हैं, तो उसकी अरोमा जो है वो पूरे घर में फैल जाती है, और आपको पता लग जाता है कि घर में वालदा क्या बना रही हैं, कि दाल बना रही हैं या टिंडे बना रही हैं। तो सेल मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड नहीं है आपके लिए डिफ्यूजन के लिए। हो भी तो तब भी सेल डिफ्यूज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी, जैसे जैसे एक सेल को ऑक्सीजन की जरूरत है तो वो डिफ्यूज इन कर देगा, वो सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस से जाएगा ना, तो वो भी डिफ्यूजन का प्रिंसिपल होगा। लेकिन अगर नहीं वहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है तब भी वो डिफ्यूजन के प्रिंसिपल में ही आएगी। अब एक और चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि डिफ्यूजन में ये हायर कंसंट्रेशन से पार्टिकल्स लोअर कंसंट्रेशन में जा क्यों रहे हैं, इसका क्या रीज़न है। ये लोअर से हायर क्यों नहीं जा रहे, ये हायर से लोअर ही क्यों आ रहे हैं। तो डिफ्यूजन जो है वो इट टेक प्लेस डाउन अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को आप इस तरह समझें कि एक जैसे ना हम मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे हमें डाउन द स्लोप जाने के लिए कोई एफर्ट रिक्वायर्ड नहीं होती इफ़ यू आर राइडिंग अ बाइसाइकिल, तो अगर आप डाउन द स्लोप जा रहे हैं तो आपको पैडल करने की भी ज़रूरत नहीं है। इसी तरह जब एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मैं इजी वर्ड्स में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब डिफरेंस होता है कंसंट्रेशन पे, एक जगह पे पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है, हायर कंसंट्रेशन है, और एक जगह पे उनकी कंसंट्रेशन निग्लिजिबल है, तो वो वहाँ से मूव करेंगे रैंडमली, बिकॉज ऑफ द रैंडम मूवमेंट वो वहाँ से मूव करेंगे, क्योंकि उनके पास काइनेटिक एनर्जी है, वहाँ से मूव करेंगे टुवर्ड्स द ऑपोजिट रीजन जहाँ पे उनकी कंसंट्रेशन कम है। तब तक मूव करते रहेंगे जब तक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश नहीं होता, इक्विलिब्रियम रीच नहीं होता। तो इसलिए पार्टिकल्स डिफ्यूजन में पार्टिकल्स को भी ना एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं रिक्वायर्ड होती, जो उनके पास काइनेटिक एनर्जी है उसी से ये मिक्सिंग टेक प्लेस कर जाती है। डिफ्यूजन की डेफिनेशन और उससे रिलेटेड तमाम पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करने के बाद मुझे उम्मीद है कि आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन नहीं रहा होगा। लेकिन अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है सो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। डिफ्यूजन के कोर कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने के बाद अब हम मूव करते हैं डिफ्यूजन के फैक्टर्स की तरफ। इन्वेस्टिगेट द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस डिफ्यूजन लिमिटेड टू सरफेस एरिया, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड डिस्टेंस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सरफेस एरिया से। सरफेस एरिया सेल का जो आउटर पार्ट है जहाँ से डिफ्यूजन टेक प्लेस करनी है उसको हम जो कि सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, उसका टोटल जो एरिया उसको हम सरफेस एरिया कहते हैं। तो जितना ज़्यादा सेल मेम्ब्रेन का जो एरिया है, जो एक्सपोज एरिया जहाँ से डिफ्यूजन पार्टिकल्स ने डिफ्यूज इन या डिफ्यूज आउट करना है, जितना वो ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, और जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा, क्योंकि सेम टाइम पे ज़्यादा पार्टिकल्स डिफ्यूज इन या डिफ्यूज आउट कर सकते हैं। आप सरफेस एरिया को रिजेंबल कर सकते हैं एंट्रेंसेस या डोर से भी। तो अगर एक जगह पे ज़्यादा एंट्रेंसेस हैं तो वहाँ पे वही बात है कि पार्टिकल ज़्यादा डिफ्यूज इन या डिफ्यूज आउट कर सकते हैं। अब मैं आपके साथ एक डायग्राम शेयर करता हूँ जिससे मज़ीद आप इसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि सरफेस एरिया का क्या इम्पैक्ट है रेट ऑफ डिफ्यूजन पे। ये हमारे पास एक इंटेस्टिनियल सेल है, एंड दिस इज द बेसिकली सरफेस एरिया। ये सेल मेम्ब्रेन का ये जो पोर्शन है ये सारा एक्सपोज है, और ये यहाँ पे बेसिकली डिफ्यूजन टेक प्लेस कर रही है। आपको पता है कि इंटेस्टाइन का फंक्शन है कि जो खाना हमने खाया उसमें से न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करना। तो ये जो आपके पास ये फोल्ड्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, फोल्डेड सेल मेम्ब्रेन है, इससे उसका सरफेस एरिया बढ़ गया है ताकि ज़्यादा मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करके थ्रू ब्लड वो सेल तक पहुंचा सके। तो देखें डिफरेंट सेल की ना अडोप्टेशन होती हैं। अब ये भी एक सेल की इंटेस्टिनल सेल की अडोप्टेशन है कि उसमें हमें हाईली फोल्डेड सेल मेम्ब्रेन्स मिलते हैं, जिससे सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। जब सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है तो सेम टाइम पे ज़्यादा पार्टिकल्स डिफ्यूज इन कर सकते हैं, जो फूड फूड पार्टिकल्स हैं डिफ्यूज इन कर सकते हैं, मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन हो सकती है, एफिशिएंट अब्जॉर्प्शन हो सकती है, ताकि हम अपने खाने से मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स हासिल कर सकें। तो ये है बेसिकली आपके पास के सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो आपके पास उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन के साथ।
जितना सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा। इसके बाद मैं आपके साथ एक पास्ट पेपर क्वेश्चन शेयर करता हूँ। What would increase the rate of diffusion of oxygen into an animal cell? क्या चीज़ है जो रेट ऑफ डिफ्यूजन को इंक्रीज करेगी? डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बिटवीन द इनसाइड ऑफ द सेल एंड द आउटसाइड, नहीं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डिक्रीज करने से नहीं होगा। डिक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सेल एंड इट्स सराउंडिंग, इससे भी नहीं होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने से होता है। इंक्रीजिंग द डिस्टेंस एंड द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैव टू ट्रेवल, डिस्टेंस को डिक्रीज करना होता है। इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ये इसकी सही, इस डी इज द राइट आंसर, कि हम सरफेस एरिया को इंक्रीज करेंगे सेल मेम्ब्रेन की, तो उससे आपके पास रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। अब मैं आपके साथ एक मजीद पास्ट पेपर क्वेश्चन शेयर करता हूँ विच इज़ अ बिट डिफिकल्ट वन। सजेस्ट हाउ सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो इफेक्ट्स द एफिशिएंसी ऑफ डिफ्यूजन। सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। रेशो हम ना दो चीजों के दरमियान कंपैरिजन को कहते हैं। तो हम यहाँ पे सरफेस एरिया, सेल के सरफेस एरिया और वॉल्यूम को कंपेयर कर रहे हैं। सरफेस एरिया को तो मैंने बता दी, जो टोटल एरिया अवेलेबल होता है सेल मेम्ब्रेन का, उसको हम सरफेस एरिया कहते हैं। और वॉल्यूम है कि मतलब सेल के इनसाइड कितनी स्टोरेज अवेलेबल है। तो आपने हमेशा ये बात याद रखनी है कि जिस सेल का सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो कम होगा ना, उसकी डिफ्यूजन रेट ज्यादा होगी, उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी डिफ्यूजन की। जिसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो जो कि एक लार्जर सेल होगा, उसका हमेशा जो एफिशिएंसी ऑफ डिफ्यूजन होगी वो कम होगी। ये बात आपने हमेशा अपने जहन में रखनी, क्योंकि एग्जामिनर ने जब भी ये फैक्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हिट करना है तो वो ये वर्डिंग अक्सर यूज करता है। मैं आपके साथ इसका एग्जाम्पल स्टूडेंट आंसर भी शेयर कर देता हूँ। एज द सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो फॉल, द एफिशिएंसी ऑफ डिफ्यूजन डिक्रीज। ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो डिक्रीज होगी तो आपके पास डिफ्यूजन का रेट भी जो है वो डिक्रीज करेगा, क्योंकि लेस सरफेस एरिया अवेलेबल होगा फॉर डिफ्यूजन पर यूनिट वॉल्यूम। सो डिफ्यूजन टेक्स लॉन्गर, मतलब ये ऐसी है कि स्मॉल सेल के पास सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो उसकी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू अ लार्जर सेल। तो ये चीज़ है, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये वर्डिंग ना एग्जाम स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी क्रिएट करती है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट फैक्टर विच इज टेम्परेचर। An increase in temperature increase the rate of diffusion because particles gain more kinetic energy so they move faster। हमने पढ़ा था कि डिफ्यूजन जो है वो एक मिक्सिंग की वजह से होती है, और वो मिक्सिंग की होती है पार्टिकल्स की रैंडम मोशन की वजह से, गैसेस और जो है हमारे पास लिक्विड्स। अब जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। तो अब वो ज़्यादा क्विकली रैंडम मोशन करेंगे, ज़्यादा एक दूसरे में बम्प करेंगे, ज़्यादा कोलाइड करेंगे, तो उसकी वजह से मिक्सिंग जो होगी वो भी मतलब क्विकली हो जाएगी। तो यू कैन से कि टेम्परेचर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ डिफ्यूजन के साथ ना। अब एक पास्ट पेपर रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपसे शेयर करता हूँ। विच स्टेटमेंट अबाउट डिफ्यूजन आर करेक्ट? अब इसका आंसर आप लोग खुद सोचें एंड देन आई विल शेयर द राइट आंसर विद यू। सो द राइट आंसर इज बी। Molecules move from a higher concentration to a lower concentration. That's correct. Only occurs within living system. ये confusion है कि बच्चे समझते हैं, कुछ बच्चे समझते हैं वो सिर्फ होती है बॉडी के आउटसाइड है, और कुछ समझते हैं कि होती ही इनसाइड है। तो ये बात गलत है। टेक प्लेस विद इन लिविंग एंड नॉन लिविंग सिस्टम्स। रेट स्लो डाउन एज द टेम्परेचर इंक्रीज, ये बात भी गलत है कि हमने देखा है कि जैसे जैसे रेट टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे जो डिफ्यूजन है आपके पास उसका भी रेट इंक्रीज करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसके बाद हम जो अगला फैक्टर है, सेकंड लास्ट जो फैक्टर है वो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है जो डिफरेंसेस हैं कंसंट्रेशन में पार्टिकल्स की, मतलब एक रीजन में ज्यादा कंसंट्रेशन है पार्टिकल्स की, दूसरे रीजन में कम कंसंट्रेशन है, तो पार्टिकल्स मूव करेंगे हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे डाउन अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो स्टीपर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अब ये थोड़ा ना ये स्टीपनेस वगैरह को समझाने के लिए हम एक डायग्राम की हेल्प ले लेते हैं। जहां पे आपके पास कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये ग्रेडियंट है, ये आपके पास जैसे यहाँ पे मोर स्टीपर है, यहाँ पे लेस स्टीपर है। तो जहां पे आप जैसे इस केस में क्या है कि एक जगह पे पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है और दूसरी जगह पे वहां पे पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन निग्लिजिबल है। तो वहां पे पार्टिकल्स जो उनकी हायर कंसंट्रेशन है वो क्विकली मूव करेंगे, क्योंकि वो एक दूसरे में बम्प करेंगे और वो क्विकली सेम रेट पे मतलब सेम टाइम पे ज्यादा पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन
कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे एट अ सेम टाइम मूव कर जाएंगे, तो इसलिए डिफ्यूजन भी जल्दी हो जाएगी एज कम्पेयर टू जब ग्रेडियंट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट लेस स्टीपर है, तो वहां पे पार्टिकल्स की जो कंसंट्रेशन है दो रीजन्स में उनका इतना डिफरेंस नहीं है, तो वो कम पार्टिकल्स हायर से लोअर पे जा रहे होंगे एट अ सेम टाइम, तो उसकी वजह से डिफ्यूजन का जो आपके पास रेट है वो भी कम होगा। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। इसकी मिसाल आप ऐसे एक रियल लाइफ एग्जांपल भी आप ले सकते हैं कि जैसे जब स्कूल में अगर आप जब आपकी क्लास को आपका ऑफ टाइम हो जाए, तो अब आपकी क्लास में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं और कॉरिडोर में बिल्कुल स्पेस कोई और वहाँ पे बच्चे नहीं है, तो आप क्विकली आप अपनी क्लास से आप पहुँच जाएंगे गेट पे, स्कूल गेट पे। लेकिन अगर कॉरिडोर में भी वहाँ पे रश है काफ़ी और भी क्लासेस को एट ए टाइम इन टीचर्स ने फ्री कर दिया है, तो कॉरिडोर में भी रश है, तो आपको भी थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा स्कूल गेट तक पहुँचने तक। तो ये चीज़ से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। Last, moving towards the last factor, which is distance. A shorter diffusion distance increase the rate of diffusion because particles have less distance to travel. तो ये ऐसे ही है कि जैसे आपने अगर डेफिनेटली आपने एक लोकेशन पे जाना है और उसका डिस्टेंस कम है, तो आप जल्दी वहां पे पहुंच जाएंगे। और एक लोकेशन है वो 5 किलोमीटर्स है, दूसरी है वो 15 किलोमीटर है, डेफिनेटली आपको 5 किलोमीटर लोकेशन पे अगर आप सेम स्पीड से जाएं तो आपको पहुंचने में कम टाइम लगेगा। तो इसी तरह पार्टिकल्स को ना, जो डिफरेंट के पार्टिकल्स जो है ना, उनको अगर कम डिस्टेंस उनको ट्रैवल करना पड़ेगा ना, कम डिस्टेंस से मुराद है आपको पता है कि उनको हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की साइड पे मूव करना पड़ता है। अब ये हायर टू लोअर रीजन में जाने में अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली रेट ऑफ डिफ्यूजन भी स्लो हो जाएगा। लेकिन अगर वो डिफ्यूजन डिस्टेंस कम है हायर रीजन से, जो लोअर कंसंट्रेशन रीजन है उधर डिफ्यूजन उधर डिस्टेंस कम है, तो डेफिनेटली वो क्विकली मूव कर देंगे। मैं आपके साथ एक एग्जाम्पल भी इसकी डायग्राम शेयर कर देता हूँ। अब ये हमारे पास एल्वुलस है, जहाँ पे बेसिकली ये किडनी का एक स्ट्रक्चर है जो जहाँ पे गैस एक्सचेंज टेक प्लेस करते हैं, और ये हमारे पास एक कैपिलरी है। अब आप ये देखें कि ये जो एल्वुलस की लाइनिंग है ये भी वन सेल थिक है और कैपिलरी की भी वन सेल थिक है। तो अब एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को अब इधर गैस जो आपके पास लंग्स में जो आपके पास स्पेस अवेलेबल है, यहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो वहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन कम है। अब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को बस ये दो सेल्स को क्रॉस करके वो रेड ब्लड सेल तक पहुंच जाएगा। ऑन द अदर हैंड इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को सिर्फ ये दो सेल ट्रेवल करना पड़ेगा और वो क्विकली मूव कर देगा आउट ऑफ द रेड ब्लड सेल से, मतलब ब्लड से वो डिफ्यूज आउट कर देगा। तो हम इनहेल कर लेंगे ऑक्सीजन, और वही ऑक्सीजन फिर हमारे ब्लड का पार्ट बन जाएगी, और हम कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड से डिफ्यूज आउट हो जाएगी और उसको हम एक्सहेल कर देंगे। तो ये हमारी बॉडी की एक अडॉप्टेशन है, ताकि एफिशिएंट जो है वो ऑक्सीजन इनटेक, ऑक्सीजन के पार्टिकल ज़्यादा डिफ्यूज इन करें और कार्बन डाइऑक्साइड के पार्टिकल्स कम डिफ्यूज इन करें। तो ये थे हमारे पास डिफ्यूजन के सारे फैक्टर्स। अब हम क्विकली गो थ्रू करते हैं डिफ्यूजन की इंपॉर्टेंस को, और उसके बाद हम मूव करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन की तरफ, जो कि पास पेपर क्वेश्चन है। मैंने कोशिश की है कि जो भी सिलेबस पॉइंट्स रिलेटेड भी कोई पास पेपर क्वेश्चन आ रहा है तो वो भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और एट द एंड भी क्वेश्चन शेयर करूंगा जो कि थोड़े डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, ताकि आप इस टॉपिक को मजीद बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। Describe the importance of diffusion of gases and fluids, dissolved fluids in living organism, के बेसिकली एक लिविंग बॉडी में, लिविंग सिस्टम में डिफ्यूजन की क्या इंपॉर्टेंस है। इस सिलेबस पॉइंट को मैंने 3 हेडिंग्स में डिवाइड किया, जिसमें सबसे पहली हेडिंग है रिस्पायरेशन की। हम जो एक लिविंग सेल है उसको फूड जो मॉलिक्यूल है उसमें से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने के लिए उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, और ये बेसिकली जो कंप्लीट प्रोसेस होता है इसे एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं, जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है। इसलिए सेल में ऑक्सीजन डिफ्यूज इन करता है, और जब ये प्रोसेस होता है तो एनर्जी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट सेल में बनती है, तो वो सेल से डिफ्यूज आउट होता है। तो बेसिकली सेल को ऑक्सीजन, सेल की जो रिक्वायरमेंट होती है वो ऑक्सीजन की होती है, जो कि लंग्स बेसिकली हमारा एक स्ट्रक्चर है जहाँ से एयर से बेसिकली ऑक्सीजन सारा आ रहा है ब्लड में, और वो ब्लड फिर कैरी करते करते कैपिलरीज की फॉर्म में उसको हर सेल तक उसको पहुंचाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को सेल से लेके जाके लंग्स तक लेके जाता है, वहां से हम उसको एक्सहेल कर देते हैं। सेकेंड हेडिंग है हमारे पास न्यूट्रिशन की। सोल्यूबल डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज इनटू सेल्स। जैसे मैंने आपके साथ इंटेस्टिनियल सेल की डायग्राम शेयर की थी,
तो आपने देखा था कि हाईली फोल्डेड मेम्ब्रेन्स है उसके, जिससे उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए ताकि मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन हो सके न्यूट्रिएंट्स की, क्योंकि जितने मैक्सिमम हम एफिशिएंट कर सकेंगे न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन को, तो हर सेल की रिक्वायरमेंट पूरी हो सकेगी, सेल को जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है एनर्जी की उसको वो मिलेगी, सेल सही से फंक्शन करेगा तो हमारी बॉडी ग्रोथ और डेवलपमेंट की तरफ जाएगी। अब मैं आपसे इस रिलेटेड एक पास पेपर क्वेश्चन भी शेयर कर देता हूँ। द डायग्राम शोज अ ब्लड कैपिलरी क्लोज टू सम टिश्यू सेल bathed इन टिश्यू फ्लूइड। जो सेल के सराउंडिंग में जो आपको आपको ये लिक्विड सारा मिल रहा है, इसको हम टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। बेसिकली कैपिलरी से जब भी कोई मटेरियल सेल तक जाना होता है तो वो डायरेक्टली सेल तक नहीं जाता, बल्कि वो पहले टिश्यू फ्लूइड में जाता है। वहां से फिर सेल को जो भी रिक्वायरमेंट है, उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, फूड की, उसको वाटर की रिक्वायरमेंट है, वो तो वहां से वो उसको वो एक्सचेंज वहां पे हो जाता है। एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट टेक प्लेस हेयर इन टिश्यू फ्लूइड। विच रो शो द टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट इन द प्लाज्मा। प्लाज्मा बेसिकली ब्लड की बात करें, अगर हम ब्लड में से रेड ब्लड सेल्स निकाल देना तो उसको उस फ्लूइड को प्लाज्मा ही कहते हैं, प्लाज्मा। एंड इन द टिश्यू फ्लूइड एंड द मेथड ऑफ ट्रांसफर बिटवीन द टू। अब इसमें जो हमारे पास सही ऑप्शन है वो है हमारे पास ए क्यों हमारे पास सही ऑप्शन है? क्योंकि प्लाज्मा में अमाइनो एसिड है। अच्छा, मैं पहले आपको एक चीज बता दूं कि कैपिलरी से टिश्यू फ्लूइड में ना कोई स्मॉल मॉलिक्यूल ही डिफ्यूज इन कर सकता है या डिफ्यूज आउट कर सकता है, एक लार्जर मॉलिक्यूल नहीं कर सकता। तो प्रोटीन तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो अब आपको जितनी प्रोटीन वाली ऑप्शन आपको मिल रही है कि सारी की सारी गलत हैं। ये डी ऑप्शन भी, सी ऑप्शन भी और ए पे, ए प्लाज्मा से अमाइनो एसिड डिफ्यूज इन करेगा टिश्यू फ्लूइड में, और मेथड ऑफ ट्रांसफर आपके पास क्या होगा? डिफ्यूजन का। और जो बी ऑप्शन है, अब जैसे जैसे देखें कि प्लाज्मा में आपके पास अमाइनो एसिड डिफ्यूज इन किया तो टिश्यू फ्लूइड में प्रोटीन कैसे बन गया? अब टिश्यू फ्लूइड में तो कोई ऐसा आपके पास स्ट्रक्चर नहीं ना कि वो अमाइनो एसिड को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को जोड़ के एक बड़ा मॉलिक्यूल बना दे जिसे हम प्रोटीन कहते हैं। और मेथड ऑफ ट्रांसफर भी गलत है, ऑस्मोसिस तो होता है सिर्फ वाटर के लिए। इसी तरह सी ऑप्शन में भी देखें, प्रोटीन का भी जिक्र है और डाइजेशन तो एक मेथड ऑफ ट्रांसफर है ही नहीं। तो बेसिकली इसलिए ये आपके पास सारी, और डी में तो है ही दोनों ऑप्शंस में प्रोटीन, इसलिए आपके पास ये सारी ऑप्शंस बी, सी और डी गलत हैं और ए इज द राइट आंसर। हम लास्ट हेडिंग की तरफ मूव करते हैं, एक्सक्रीशन। यूरिया जो एक डिजोल्व सोलूट है, वो डिजोल्व बेसिकली डिजोल्व सोलूट सॉल्युबल होके वो हमारे सेल में से डिफ्यूज आउट कर देता है, क्योंकि वो एक वेस्ट प्रोडक्ट है, लिवर सेल्स में बनता है। वो फिर वहां से उसको डिफ्यूज आउट होके ब्लड में चला जाता है और फिर किडनी उसको फिल्टर करके हमारी बॉडी में हमारी बॉडी में से यूरिन की फॉर्म में वो डिफ्यूज आउट कर देता है। क्योंकि इट इज एन, वी कैन से, अगर ये ज़्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी में जमा होना शुरू हो जाए तो यूरिक एसिड ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से बॉडी में इसका नुकसान नहीं है, कोई इसका फायदा नहीं है। तो ये एक बेस्ट प्रोडक्ट है हमारे पास, तो ये बॉडी से डिफ्यूज आउट कर देता है। एक्सक्रीशन में डिफ्यूजन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर ये ना डिफ्यूज आउट करे तो हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग में डिस्टर्बेंस करेगा। एक पास पेपर क्वेश्चन आपके साथ इससे रिलेटेड शेयर कर देता हूँ। द डायग्राम शोज द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स बिटवीन कैपिलरीज एंड टिश्यू फ्लूइड। अब मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद करें एंड देन आई विल शेयर द आंसर विद यू। सो द राइट आंसर इज फॉर दिस क्वेश्चन इज सी। अब सी इसका राइट आंसर क्यों है? क्योंकि आप देखें जो एरो नंबर 1 है वो इसका मतलब है कि ब्लड कैपिलरी से कोई मटेरियल टिश्यू फ्लूइड में आ रहा है, तो वो ऑक्सीजन ही होगा क्योंकि हमारे सेल्स को चाहिए ऑक्सीजन। सेकंड में वो ग्लूकोज है, क्योंकि हमारे जो है सेल्स को फूड मॉलिक्यूल चाहिए, ग्लूकोज इज अ फूड मॉलिक्यूल, स्मॉल फूड मॉलिक्यूल। थर्ड में क्या चीज़ है जो टिश्यू फ्लूइड से वापस कैपिलरी में जाएगी? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, एक बेस प्रोडक्ट है। और फोर्थ में आपके पास जो है वो भी क्या चीज़ है जो टिश्यू फ्लूइड से जाएगी वापस कैपिलरी में, ब्लड में सॉरी, तो वो है यूरिया, एक बेस प्रोडक्ट है। तो बेसिकली सी इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंस को क्लियर करने के बाद अब हम मूव करते हैं इंपॉर्टेंट सेक्शन की तरफ, विच इज पास्ट पेपर्स। Complete the table below by naming the substance that move by diffusion in the following parts of the body. Lungs में आपके पास from air in alveolus to red blood cell, क्या चीज़ alveolus से red blood cell में मूव करती है? और वो है हमारे पास ऑक्सीजन, ये तो सबको पता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में अक्रॉस विलस टू ब्लड इन कैपिलरी, नेम ऑफ सब्सटेंस जो डिफ्यूज करता है वो है ग्लूकोज या अमाइनो एसिड, स्मॉल मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज करते हैं। आपको मैंने पहले बताया था कि इंटेस्टाइन का फंक्शन है कि अब्जॉर्प्शन ऑफ जो फूड डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स हैं उनकी। अच्छा, ये थोड़ा लास्ट वाला थोड़ा डिफरेंट है, ये कंफ्यूज कर देता है बच्चों को। बाइसेप्स फ्रॉम मसल सेल
टू ब्लड इन कैपिलरी, क्या चीज़ है जो मसल सेल से मूव करती है कैपिलरी की साइड पे? तो वो आपके पास है कार्बन डाइऑक्साइड के मसल सेल में रिस्पायरेशन हो रही है और वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है और वो वेस्ट प्रोडक्ट मूव कर देगा ब्लड में। तो ये ज़रा थोड़ी डिफरेंट एक स्टेटमेंट थी, बच्चे कंफ्यूज हुए थे, आंसर इसका सिंपल ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच प्रोसेस अकर्स बाय डिफ्यूजन अलोन? अब मैं चाहता हूँ कि आप इसका आंसर खुद करें। सो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए। तो सिर्फ डिफ्यूजन के प्रोसेस से हो रही है मूवमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द पैलिसेड सेल्स इन द लीव। आपको पता है कि स्टोमेटा बेसिकली ये वो स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू जो प्लांट्स में गैस एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पे डिफ्यूज जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिफ्यूज इन करेगी थ्रू स्टोमेटा और वो फिर बेसिकली उनको प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। अब बी ऑप्शन को देखें, अपटेक ऑफ मैग्नीशियम आयन बाय रूट हेड सेल, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है। मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक टू द ड्यूडेनम, इसमें डिफ्यूजन भी होती है स्मॉल पार्टिकल्स की, पर इसमें आपके पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ट्रांसफर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द इलियम इनटू द ब्लड, अगेन इसमें आपके पास डिफ्यूजन भी टेक प्लेस करेगी प्लस एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी टेक प्लेस करेगी। तो उन्होंने हमने क्वेश्चन में कहा था कि सिर्फ हमें डिफ्यूजन अलोन रिक्वायर्ड है, इसलिए थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Gas exchange occurs at the alveoli. Describe how oxygen molecules move from the alveoli into the blood. Alveoli बेसिकली जो हमने ऊपर डायग्राम में भी आपको याद होगा, जब मैंने आपसे वो डिस्टेंस की बात की तो वहाँ पे मैंने आपको एक स्ट्रक्चर शो करवाया था। ये एल्वुलाई बेसिकली स्ट्रक्चर है जहाँ पे गैस एक्सचेंज बिटवीन द लंग्स एंड द ब्लड टेक प्लेस करती हैं। तो अब वो वहाँ पे कह रहे हैं कि किस तरह एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है वो एल्वुलाई से ब्लड में किस तरह मूव कर देता है। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, सो वी हैव टू गिव, यू कैन से 3 पॉइंट्स। So I will share the example should answer with you according to the marking scheme. ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम द एल्वुलाई इनटू द ब्लड बाय डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के प्रिंसिपल से मूव करेगा। ऑक्सीजन डिफ्यूजेस अक्रॉस द थिन परमिएबल वॉल ऑफ द एल्वुलाई। आपको मैंने बताया था 1 सेल थिक है एल्वुलाई की वॉल और 1 सेल थिक है उसकी वॉल जो है कैपिलरी की, तो उसको सिर्फ 2 सेल ट्रेवल करना पड़ेगा। अब ये पॉइंट जरा थोड़ा डिफरेंट है। द ऑक्सीजन फर्स्ट डिजोल्व्स इन द मॉइस्ट लाइनिंग ऑफ द एल्वुलाई। आपके पास लंग्स की जितनी भी लाइनिंग है ना वो एक थोड़ी थोड़ी सी मॉइस्ट होती है। ये हमारा म्यूकस भी बेसिकली ना उसी पर्पस के लिए है कि एक तो डिफेंस मैकेनिज्म के लिए भी है और बेसिकली जो हमारे पास जो है सिलेटेड सेल्स है ना, ये जो है आपके पास गोबलेट सेल, जो सिलेटेड सेल, इनका ये काम है कि जो लाइनिंग है ना उसको मॉइस्ट रखना है ताकि यहाँ पे जो है ना गैस एक्सचेंज एफिशिएंटली टेक प्लेस कर सके। तो ऑक्सीजन, सबसे पहले ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है वो एल्वुलस, जो एल्वुलाई की जो लाइनिंग है वहाँ वो थोड़ी मॉइस्ट लाइनिंग है उसमें डिजोल्व करता है। फिर वो एल्वुलाई के एक सेल को ट्रेवल करता है, फिर वो दूसरे सेल को, दूसरी जो वॉल है उसको ट्रेवल करते हुए कैपिलरी की वॉल को ट्रेवल करते हुए वो ब्लड के अंदर आ जाता है, विच अलाउज डिफ्यूजन टू अकर। और मैं अब आपके साथ एक लास्ट क्वेश्चन इसका शेयर करता हूँ, विच इज अ बिट डिफरेंट क्वेश्चन। The diagram shows a section through a molar tooth of a human. The pulp is this is the pulp. This is the pulp made up of living tissue containing sensory nerve ending and blood capillaries. The pulp is a living tissue. Describe the movement of molecules in the pulp between the blood capillaries and the cytoplasm of the surrounding tissue. तो वो आपसे कह रहे हैं कि हमने movement of molecules बताना है in the pulp बिटवीन द ब्लड कैपिलरी से किस तरह मूवमेंट टेक प्लेस करेगी कि ब्लड कैपिलरी से कौन से आपके पास जो है वो मॉलिक्यूल्स कौन से और किस तरह वो मूव करके साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे सराउंडिंग सेल्स के। और ये 4 मार्क का क्वेश्चन है। मैं आपके साथ इस क्वेश्चन का आंसर शेयर नहीं करूंगा, मैं चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन का आंसर खुद करें, बिकॉज द ऑल दैट कॉन्सेप्ट दैट आई हैव गिवन यू, मैं चाहता हूं कि आप इसके जो है इसका आंसर खुद इसका आंसर रिड्यूस आउट करें। ये ऑफिशियल एक ओ लेवल्स का ही आपके पास पास्ट पेपर क्वेश्चन है, आप इसकी मार्किंग स्कीम को भी ढूंढ सकते हैं, या बेहतर तो ये है कि आप इसको अपने थोड़ी प्रैक्टिस को सॉर्ट आउट करें और इधर यू कैन गेट हेल्प फ्रॉम चैट जीपीटी। सो दिस इज डिफरेंट।